नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां पर पोस्टर वार थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सपा कार्यालय के बाहर एक बार फिर से पोस्टर लगा है और पोस्टर में लिखा है, गंगा जमुना तहजीब को ना ही बंटने देंगे, ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। सपा प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी ने यह पोस्टर लगवाया। दूसरे पोस्टर में लिखा है, न कटेंगे न बटेंगे न कटेंगे, एक है और एक रहेंगे। अजीत कुमार मौर्य पूर्व वार्ड अध्यक्ष फैजुल्लागंज तृतीय ने यह पोस्टर लगाया। तो उत्तर प्रदेश में पोस्टर वार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बार फिर से पोस्टर लगाया गया है। यह पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पोस्टर में लिखा है कि गंगा जमुना तहजीब को ना ही बंटने देंगे, ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। सपा प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी ने यह समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर यह पोस्टर लगवाया है। और एक और दूसरा भी पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें यह लिखा हुआ है, न बटेंगे न कटेंगे, एक है और एक रहेंगे। ये पूर्व वार्ड अध्यक्ष फैजुल्लागंज ने यह पोस्टर लगवाया है। अजीत कुमार मौर्य ने, ये पूर्व वार्ड अध्यक्ष रह चुके हैं और ये भी पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से। आसिफ, पोस्टर वार उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब फिर से दो पोस्टर चर्चा में आ गए हैं। क्या कुछ ये पोस्टर में लिखा हुआ है और क्या इसके अभिप्राय है, क्या मतलब है इसके? देखिए शिवम, जिस तरह से यूपी में उपचुनाव के पहले पोस्टर वार की सीरीज चल रही है, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, तो उसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने एक तरह से पोस्टर की सीरीज शुरू कर दी। और आज भी एक पोस्टर लगाया गया। जिस तरह से यह पोस्टर लगाया गया है, फैजुल्लागंज के जो रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता, उसमें उन्होंने कहने की कोशिश की है कि पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित इस चुनाव में नहीं बटेगा और एकता कायम रखी जाएगी। और यह भी कहने की कोशिश की गई है कि बीजेपी कहीं न कहीं समाज को बांटने की मुहिम चला रखी है, ऐसा इशारा पोस्टर के जरिए किया गया है। लेकिन अब जिस तरह से पोस्टर वार की सियासत शुरू हो गई है, लोग बात कहने भी लगे हैं कि जो सियासी मुद्दे हैं जमीन से वह गायब हो चुके हैं। पोस्टर वार के जरिए ही अपनी चुनावी बैतरणी पाल लगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर कहा जाए कि समाजवादी पार्टी की जोश थी, तो लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह से जोश काफी आई हुआ है सपा का। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार खुद सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर या पोस्ट करते देखे जा सकते हैं कि पीडीए परिवार नहीं बटेगा। लेकिन इसका यह भी मायने निकाला जा सकता है, जो पोस्टर वार शुरू किया गया है, कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर डर का माहौल है और यही वजह है कि पीडीए को एकजुट करने का दम भर रही है, दावा कर रही है। और शिवम, अगर बता दें कि जो नेता पोस्टर लगा रहे हैं वह कभी जमीन पर नहीं दिखाई देते, ऐसा सूत्रों का भी दावा है। और कहीं न कहीं पोस्टर वार की जो सियासत है वह आगे बढ़ाने की मुहिम चल रही है और हाईलाइट होने के चक्कर में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता पोस्टर लगा रहे हैं। जी क्यों? आसिफ, जो सवाल मेरा रहता है कि आमतौर पर ये जब नारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, इसके बाद हमने देखा कि हरियाणा में चुनाव हुआ, अब महाराष्ट्र और झारखंड में हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री ने बटेंगे तो कटेंगे, और झारखंड में भी हमने देखा कि फिर से वही नारा रिपीट हो रहा है। यानी कि ये नारा जीत का सूत्रधार हो गया है। और क्या समाजवादी पार्टी को भी यही लगता है कि ये जो उपचुनाव होने वाला है, अगर इसमें जीत का जो सिलसिला है उसे बरकरार रखना है तो इस नारे का काट निकालना पड़ेगा? और इसीलिए बैक टू बैक एक के बाद एक इसी तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, एक तरीके से पोस्टर लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। देखिए शिवम, अगर बात करें राजनीतिक की समीकरण की, तो जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के चुनाव में संवाद स्थापित किया और यही वजह रही कि बड़ी जीत मिली बीजेपी को। और अगर इससे इतर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सिर्फ नारों पर ही एक एयर बनाने की कोशिश कर रही है।
चाहे मुद्दों की बात हो, बेरोजगारी की या महंगाई की, पोस्टर वार के जरिए ही चुनावी नया पाल लगाने की जो जुगत है अब यह लोगों की नजर में भी आ गया है। क्योंकि सीएम के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के कई जो है पोस्टर लगा दिए गए। तो यह कहा जा सकता है कि जब तक यह नेता जमीन पर नहीं उतरेंगे, लोगों से संवाद नहीं स्थापित करेंगे, पोस्टर वार के जरिए उनकी राह जो है आसान नहीं हो सकती है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि जो यह पोस्टर लगाए जा रहे हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जो टीम है, उनके जो नेता हैं वह इस पोस्टर वार को बढ़ावा दे रहे हैं। या वही नेता हैं जो चुनाव के दौरान दिखाई देते हैं, आम जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रहता। और यहाँ पर अगर बात करें सियासी समीकरण की, तो जिस तरह से एक सबक लेते हुए बीजेपी ने पूरी मजबूती के साथ, पूरे दमखम के साथ उपचुनाव के रण की तैयारी कर रखी है और साथ ही साथ 27 के रण में जो है परचम लहराने की पूरी मुहिम है। लेकिन वहीं जिस तरह से पोस्टर वार किया जा रहा है या कहने की कोशिश की जा रही है कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक नहीं बटेगा, यह भी कहने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी समाज को बांट रही है। लेकिन ऐसे सवाल हर चुनाव में विपक्षी चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी उठाती रहती है। लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं, अब चाहे हरियाणा चुनाव के हो या इसके पहले एमपी चुनाव है, वहाँ पर नतीजे जो सामने आए, यह नारे और जो वायदे हैं, जो दम भरा जा रहा था, वह काम नहीं आया है। इस आसिफ, सवाल यही था कि हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि अखिलेश यादव का जो पीडीए वाला फॉर्मूला था, देखिए उनका दो फॉर्मूला था, एक तो एमवाई कॉम्बिनेशन और दूसरा पीडीए फॉर्मूला ले आए और इसके बाद लोकसभा में बंपर जीत मिली, भाई तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गए। सवाल यह कि बीजेपी के इस नारे के बाद जो हरियाणा में एग्जाम्पल मिला, जो जीती जिताई पूरा जो मैच बीजेपी ने ओवरटेक किया लास्ट के 2-3 ओवरों में, साफ साफ ये दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव इसीलिए चाह रहे हैं, उनको पता है कि पीडीए वाला जो फॉर्मूला है शायद वो इस उपचुनाव में इतना कारगर साबित ना हो, इसीलिए नारे का जो है यानी कि विष का काट विष से ही ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए हम ये पोस्टर वार थमने का नाम ही नहीं लेता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं पर थम ही नहीं रहा है और कोई मुद्दे ही नहीं है इस उपचुनाव में, सिवाय इस नारे के कि बटेंगे तो कटेंगे। और गंगा जमुनी तहजीब की बात की जा रही है, कहीं पर यह कहा जा रहा है कि भाई देखिए, ना हम कटेंगे, ना हम एकता में हम बने रहेंगे, बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे, एक रहेंगे, मतलब तमाम तरीके की चीजें हमने देखी है। शायद इसी वजह से ये बार का पलटवार किया जा रहा है। देखिए शिवम, अगर बात करें यूपी सीएम के नारे की, तो सीएम के नारे के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी में बेचैनी दिखी, टेंशन दिखी, और इस टेंशन को दूर करने के लिए और यह बताने के लिए कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों की सच्ची हितैषी समाजवादी पार्टी है। लेकिन हरियाणा चुनाव की बात करें तो इस नारे के बाद हरियाणा चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली। और इसके पहले एमपी चुनाव की बात करें तो बाबा का बुलडोजर कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना रहा। एमपी में भी बीजेपी की सरकार बन गई और बुलडोजर एक्शन को भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से घेरने की कोशिश की, बुलडोजर के मुद्दे पर काफी कटाक्ष किए। लेकिन हरियाणा और एमपी में जिस तरह से चुनावी नतीजे आए, इससे साफ है कि जब तक आप जमीन पर नहीं उतरोगे, जब तक आप जनता से दुख दर्द नहीं बांटोगे, जात की सियासत नहीं काम आएगी। और जिस तरह से अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का हाथ रहा और साइकिल की सवारी रही, तब जाकर कहीं बीजेपी को झटका देने में कामयाब हो गए। लेकिन जो सियासी समीकरण अब के बन रहे हैं, कांग्रेस नाराज दिख रही है समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस ना तो महाराष्ट्र में कोई भाव दे रही है और ना ही झारखंड में। तो ऐसे में दोनों दलों की दूरियां कहीं न कहीं खासकर समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा रही है। बिल्कुल आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पोस्टर वार अभी तक उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार एक के बाद एक हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। उपचुनाव के प्रचार में यानी राजस्थान के उपचुनाव के प्रचार में वसुंधरा राजे की एंट्री हो गई है। राठौड़ को
और झुंझुनू तो पुनिया को दौसा से दूर रखा गया है। हर सीट पर प्रभाव वाले नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। किरोड़ी लाल मीणा जो है वो केवल भाई के प्रचार में उलझे हुए हैं। तो आपको बता दें कि प्रदेश में यानी राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिम्मेदारी संभाली है और खबर तो यह भी है कि पार्टी इस बार पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को चुनावी कैंपेन में उतार सकती है। इस बात के संकेत खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दिए हैं। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए इस बार चुनाव प्रचार की विशेष रणनीति बनाई गई है। नेताओं को उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है और इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है कि अगर किसी सीट पर किसी नेता के जाने से पार्टी को नुकसान या खतरा है तो ऐसे नेताओं को वहां प्रचार से दूर ही रखा गया है। सीएम मदन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सभी 7 सीटों पर प्रचार करेंगे। इनके अलावा कोई भी स्टार प्रचारक सभी 7 सीटों पर प्रचार करने नहीं जाएगा। कौन सी सीट पर कौन से समीकरण साधने के लिए कौन से नेता को जिम्मा दिया गया है, पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ को उपचुनाव में झुंझुनू सीट से दूर रखा है। जबकि राजेंद्र राठौड़ शेखावाटी के बड़े नेता माने जाते हैं और उनकी पूरी राजनीति इसी क्षेत्र में हुई है। उधर किरोड़ी लाल मीणा को दौसा में अपने भाई जगमोहन मीणा के प्रचार में ही वो व्यस्त है और पार्टी भी उन्हें दौसा के बाहर नहीं भेज रही। तो हर सीट पर प्रभाव वाले नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। कुलदीप, 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, क्या कुछ तैयारी चल रही है कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, और किन किन बातों का ख्याल रखा गया है प्रचार प्रसार के दौरान? कुलदीप, देखिए महज 6 दिन और बचे हैं और जो शोर है वो कहीं ना कहीं थम जाएगा और जो क्योंकि टाइम इतना नहीं मिला है उपचुनाव में पार्टियों को प्रचार प्रसार का, क्योंकि त्योहार दिवाली का था और सभी की व्यस्तता रही। लेकिन इन उपचुनाव में जातिगत समीकरण साधने की कोशिश हर पार्टी कर रही है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सीटों पर उन क्षेत्र के प्रभावित नेताओं को ही उनकी जिम्मेदारी सौंपी है। किसी ऐसे नेता को उस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी गई है कि वो पार्टी गाइडलाइन से ऊपर जाकर वहां पर जाकर प्रचार प्रसार करे। हमने देखा है कि दौसा विधानसभा सीट जहां पर मीणा बाहुल्य भी है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की आवश्यकता वहां थी और इस बात को समझते हुए पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी। लेकिन पार्टी की जो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं इस बात से तय नहीं होती है, क्योंकि हमने देखा कि जो 84 विधानसभा क्षेत्र है वो भी आदिवासी क्षेत्र है और मीणा बाहुल्य क्षेत्र होने के चलते, आदिवासी क्षेत्र होने के चलते एक अच्छी पकड़ किरोड़ी लाल मीणा बना सकते थे। लेकिन पार्टी गाइडलाइन ने इस बार जो तय किया है कि पार्टी में चुनाव प्रचार प्रसार में जिस तरीके से प्रदेश के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है वो मदन राठौड़ पर है। क्योंकि अब देखिए कि जब 7 सीटों पर चुनाव हो जाएगा, जब 7 सीटों के परिणाम आएंगे तो उन परिणामों का जो जिम्मा है वो खुद मुख्यमंत्री और मदन राठौड़ इनके स्तर पर ही आने वाली है। तमाम जिम्मेदारियों की दावेदारी इनके ऊपर होने वाली है और यही वजह है कि तमाम जो नेता है वो आलाकमान की नहीं, इस बार प्रदेश के जो नेता है मुख्यमंत्री हो या मदन राठौड़ हो उसकी बात को ही तवज्जो देकर पार्टी में प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। और यही दृश्य कांग्रेस में है, जहां पर बड़े नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत, सचिन पायलट खुद आज मध्य प्रदेश में है तो वहीं जो अशोक गहलोत है वो महाराष्ट्र में है। लेकिन अब जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं पार्टी जातिगत समीकरण, वोट बैंक को साधने के लिए, जातीय ध्रुवीकरण को साधने की कोशिश इस बार तमाम पार्टियां कर रही है, क्योंकि ये 7 सीटें हैं वो सभी जातिगत समीकरण के आधार पर ही साधी जा सकती है। और यही वजह है कि पार्टियों ने इसे पहले भांप लिया और अपने अपने जो क्षेत्र के प्रभावित नेता है उनको उन क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। और खुद अक्सर लगाया जाता है ये कि जो वसुंधरा राजे है वो अभी तक पार्टी से दूर है, चुनाव से दूर है, वो कश्मकश भी दूर हो चुकी है जो लगातार सुनने को आ रहा था। वसुंधरा राजे खुद झुंझुनू से अब प्रचार प्रसार करने वाली है। जिन क्षेत्रों में राजपूत नेताओं का दबदबा है वहां जाकर वो उनसे प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। जाट वोट बैंक जहां पर है वहां पर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है जिनकी जाट छवि अच्छी है उनको वहां पर पहुंचाया जा रहा है। जो अभी तक पेचीदा जो चीज है जहाँ त्रिकोणीय और चारकोणीय मुकाबले देखने को मिलते हैं, वहां पे हमने देखा कि 84 विधानसभा सीट है और वैसे ही खिमसर विधानसभा सीट है
जहां पर हनुमान बेनीवाल जो जुबानी जंग लड़ रहे हैं वहां पर दिव्या प्रेरणा से, और वो वहां पर परिवारवाद की बातें होते होते अब जो चुनाव है आखिरकार अगर उन चुनावों में कोई भी पार्टी या संगठन जीत रहा है तो आखिरकार उसमें क्या कुछ वजह होगी, क्योंकि खिमसर ऐसी सीट है वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी का भविष्य तय करेगी। अगर पार्टी इस बार चुनाव हारती है तो पार्टी राजस्थान से बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री आज गुजरात है, कल जयपुर पहुंचने के बाद वो लगातार बैठकों का दौर करने के साथ ही प्रचार प्रसार करेंगे। तमाम 7 सीटों पर मुख्यमंत्री ने खुद जिम्मेदारी ली है, यहाँ से पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे और जिताकर राजस्थान में 7 सीटें यहाँ पर एक मैसेज जनता को देंगे कि सरकार के जो कार्यकाल है, क्योंकि 1 साल होने को सरकार को आ चुका है, और जो मुख्यमंत्री है वो चाह रहे हैं कि सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी को 7 सीटों की सौगात वो दिल्ली लेकर पहुंचे। कुलदीप, पहले हम बीजेपी की अगर बात करें, देखिए तो 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। अब सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि भाई जिन नेताओं का प्रभाव नहीं है, या एक तरीके से कहें कुछ नेताओं को उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए दूर रखा गया है, वो कौन कौन से नेता हैं जिसे बीजेपी ने खास करके प्रचार प्रसार के दौरान थोड़ा साइडलाइन रखा हुआ है और क्यों? सीधा सा सवाल। पहले तो जो इस बार उपचुनाव है उन चुनावों में किसी विधायक को या पार्टी के किसी संगठनात्मक सदस्य को ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। जो जिम्मेदारी दी गई है वो कैबिनेट मंत्रियों को दी गई है, और वो भी इस आधार पर दी गई है कि आखिरकार वहां पर जो वोट बैंक है वो उनको साधने की कोशिश की जा सके। हमने देखा झुंझुनू से जो जिम्मेदारी है वसुंधरा राजे को दी गई है। वसुंधरा राजे राजपूत चेहरा है, और राजपूत चेहरे होने के चलते वहां राजपूत वोट बैंक भी जाता है, और सैनिक जो हम देखते हैं शेखावटी से अक्सर जो सैनिक निकल के आते हैं वो उस क्षेत्र से अक्सर ज्यादा आते हैं, तो एक अच्छी पकड़ वहां पर वसुंधरा राजे की है। इस वजह से महिला जो प्रचारक के तौर पर उनको वहां पर जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के वरिष्ठ नेता है और उनके पास काफी अनुभव है इस चीज का कि आखिरकार वहां से सीट कैसे निकाली जाए। और उधर जहां कैबिनेट मंत्री वर्तमान में राज्यवर्धन राठौड़ है, उन्हें इस चीज से अलग किया गया है, जो कि उनका जो राजनीतिक करियर है वो यहीं से शुरू हुआ है, लेकिन उनको पार्टी ने साइडलाइन किया है और उनको जिम्मेदारी जो दौसा की तरफ रुख कर दिया गया है। और यही वजह है कि जनरल कैटेगरी दौसा में भी ज्यादा है, और इस बार जनरल का वो जहां पर सीट होने के बावजूद भी एसटी को यहाँ पर टिकट दिया है बीजेपी ने, तो कहीं ना कहीं जो जनरल कैटेगरी के जो वोटर्स है वो काफी नाराज इस बार भारतीय जनता पार्टी से। उनको साधने के लिए, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए पार्टी ने जो राज्यवर्धन राठौड़ है और तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी है। तो टोंक उनियारा से किरोड़ीलाल मीणा को जाना चाहिए था, लेकिन टोंक की उनियारा सीट से किरोड़ीलाल मीणा वहां से छूटकर अपने भाई के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। पार्टी के पास जिम्मेदारियां थी, लोकसभा चुनाव में उन्होंने साफ कहा था कि 7 सीटों पर उनका वर्चस्व है, तो अभी वक्त था उन सीटों पर अपना दबदबा दिखाने का, प्रधानमंत्री के उस वादे को पूरा करने का, लेकिन वो सिर्फ परिवारवाद में ही उलझे हुए हैं, अपने भाई के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि अब जो कांग्रेस है उनके पास कई मुद्दे खड़े हो जाते हैं कि पार्टी के पास कोई प्रचारक नहीं है। प्रचार जो मुख्यमंत्री है वो जाकर गुजरात में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रचार गुजरात में जाके अपने संबोधन दे रहे हैं, और दिल्ली से नेताओं को बुलाया जा रहा है, क्योंकि आज ही दिल्ली से अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर पहुंचे हैं, भूपेंद्र यादव यहाँ पर पहुंचे हैं जो कैबिनेट में जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और लोकसभा से राजस्थान के सांसद है। और यही वजह है कि जब इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को साथ राजस्थान में चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो 7 सीटें अगर बीजेपी यहाँ से जीतती है तो उनके लिए सरप्लस है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं कमजोरी जरूर है पार्टी संगठन में, लेकिन कांग्रेस की ये सीटें 4 सीटें ऐसी थी जिन पर कांग्रेस का दबदबा था। हालांकि जो चुनाव के जो वोटिंग जो परसेंटेज है वो भी निर्भर करेंगे, क्योंकि वोट बैंक परसेंटेज इस बार ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस बार जिस नेता का जिस सीट पर जितना प्रभाव है उसी को चुनावी मैदान में उतारा गया है प्रचार प्रसार के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद यह जुर्माना बढ़ाया गया है और 2 एकड़ से कम जमीन पर 5,000 रुपए जुर्माना, 2 से 5 एकड़ के किसानों पर 10,000 रुपए जुर्माना और 5 एकड़ से अधिक के किसानों पर 30,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। तो 2 एकड़ जिसके पास जमीन है, अगर वो पराली जलाता है तो उसके ऊपर 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा, क्योंकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती लगाई और उसके बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले के ऊपर जो जुर्माना है उसे बढ़ा दिया है। तो 2 से 5 एकड़ के जिसके पास जमीन है 2 से 5 के बीच में 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा और 5 एकड़ के
5 एकड़ से ज्यादा जिसके पास जमीनें हैं उसको 30,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। तो आपको बता दें कि लगातार पराली जलाने पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो AQI है, वो वायु प्रदूषण जिसे कहते हैं, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, 400 के पार चला गया है। और इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई और केंद्र सरकार ने इसके बाद जुर्माना में बढ़ोतरी कर दी। अब जुर्माना ये हम आपको बता रहे हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता चला जा रहा है, वायु प्रदूषण खराब होता चला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की मतलब फटकार के बाद केंद्र सरकार ने ये जो पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ाया है, क्या कुछ पैरामीटर है और कैसे जुर्माना की वसूली की जाएगी और क्या कुछ पूरी खबर? देखिए शिवम, बिल्कुल केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा जिस तरीके से लगातार लेवल जो है काफी जगह तक उनके अंदर जो जहरीली गैस थी वो फैल गई है, क्योंकि जो लोग बाहर घूमने के लिए निकल रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है डॉक्टरों के द्वारा। इससे पहले भी लगातार यही कहा गया और कहा है कि इस तरीके से सांस लेने में परेशानी हो रही है और लगातार इस तरीके से जो पराली के लेवल की जहरीली गैस है जो हवा में उड़ रही है, तो इसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा ये जिस तरीके से जुर्माना लगाया गया है, जो 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है उसको 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो वहीं बात की जाए जो 2 से 5 एकड़ के बीच में जमीन है उसको 10,000 का, जिससे 2 एकड़ जमीन है उसको 5,000 का जुर्माना का लगातार ये लगा दिया गया है। क्योंकि इस तरह से लगातार हरियाणा सरकार भी उस समय से एक्शन मोड में थी, लेकिन केंद्र सरकार ने भी एक्शन मोड लेते हुए कहा है कि लगातार कि जिस तरीके से पराली किसान जला रहे हैं इनके जिस तरीके से जुर्माना लगाया जाए, ये जुर्माना काफी ठीक माना जा रहा है। और साथ ये भी कहा जाता है केंद्र सरकार की तरफ से लगातार की जहरीली गैस है जो हवाएं चल रही है, इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सांस लेने में परेशानी। और जो आसमा के लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको डॉक्टर ने पहले ही सलाह दी थी। लगातार डॉक्टरों का कहना है घर से निकले तो मास्क लगा के निकले, चेहरे पर लगातार पूरी तरीके से। नितिन, जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब के इलाकों में जो है वो पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आती हैं, सवाल यह है कि वहां पर जुर्माना तो लगाया गया, वहां पर FIR भी दर्ज हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट सख्ती बरत रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, मतलब कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार इस तरीके से जुर्माना लगाने की बातें आ रही हैं और लगातार जुर्माना लगाया जा रहा है किसानों के ऊपर, क्योंकि किसानों के इस समय जो है फसल का टाइम रहता है, पराली काटने को लेकर जो पराली जलाते हैं किसान, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दीपावली का टाइम आता है तो लगातार जो जहरीली हवा है वो काफी तेज बढ़ जाती है। लेकिन उसके बाद लगातार किसानों की तरफ से यही कहा जाता है और कहा जाता है कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच में लगातार हरियाणा सरकार भी है, लेकिन उसके बाद दिल्ली सरकार पहले से एक्शन मोड में थी, तो उसके बाद हरियाणा सरकार ने भी पहले से किसानों को जुर्माना लगाया था, FIR कराई गई थी कुछ किसानों के ऊपर की जिस तरीके से जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लगातार इसमें AQI की जो बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको देखते। ठीक है नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद में 29 अक्टूबर को वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में 2 दिनों से चल रही वकीलों की हड़ताल खुलने से मेरठ में जिला बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने हंगामा कर दिया। वकीलों का मेरठ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से यह कहना है कि उनके बिना बात किए हड़ताल क्यों खत्म कर दी गई। वकीलों ने मेरठ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का पुतला दहन कर इसका विरोध जताया। तो वहीं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी ने बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष शोएब आलम से बातचीत की और वकीलों ने पदाधिकारियों से यह सवाल किया है मेरठ बार एसोसिएशन से कि बिना हमसे बात किए ये हड़ताल कैसे खत्म हो गया, और इसको लेकर वकीलों ने पुतला दहन किया। आपको बता दें कि गाजियाबाद में कोर्ट के अंदर वकीलों और जजों के बीच में झड़प हो गया था और इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी है। और 29 तारीख में वकीलों की और जज की कहासुनी होने के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिला है। आज वहीं मेरठ में एक अनोखा मामला हुआ है। आपको बता दें मेरठ में एक रोहताश अग्रवाल है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बिना किसी को अवगत कराए और यहां कार्य शुरू करने के आदेश पारित किए थे, जिसमें आज वकीलों ने जमकर हंगामा किया। हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ के बार एसोसिएशन में वकील है एडवोकेट शोएब आलम जुबैरी।
आज हंगामा हुआ है, जमकर हंगामा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? 29 तारीख में जो गाजियाबाद में जिला जज के द्वारा निहत्थे वकीलों पर लाठीचार्ज कराया गया था, उसके प्रकरण में पूरे प्रदेश में जो है स्ट्राइक चल रही थी। दिल्ली बार एसोसिएशन में भी स्ट्राइक रही, और भी जगह स्ट्राइक रही, कल भी स्ट्राइक थी हमारे यहाँ भी, बागपत, मेरठ, सभी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और लखनऊ वगैरह सभी जगह हड़ताल चली आ रही थी। अचानक कल शाम जो हमारे 22 जिलों की एक हाईकोर्ट संघर्ष समिति है, जिसके चेयरमैन जो मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष होते हैं, वही हाईकोर्ट संघर्ष समिति के भी अध्यक्ष होते हैं। तो जो हमारे आज की डेट में रोहताज कुमार अग्रवाल जी हैं, तो उन्होंने शाम में कल एक प्रस्ताव पारित करा कि हम लोग कल से कार्य शुरू करेंगे। जबकि और जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो संघर्ष समिति के साथ और भी जिले जुड़े हुए हैं, 22 जिले, उन सभी जिलों में जो है लगातार अभी भी हड़ताल चल रही है। गाजियाबाद में भी, बागपत में भी, मुजफ्फरनगर, तमाम जिलों में जो है स्ट्राइक चली आ रही है। तो आज इसी उपलक्ष्य में लोगों में एक रोष व्याप्त हो गया और एक भीड़ जमा होकर हमारे एडवोकेट्स की वो गई और उन्होंने मांग करी कि रोहताज जी आए और वो ये बताएं कि उन्होंने किस आधार पर जो है ये स्ट्राइक खोल दी है, या एक हमें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया। जनरल हाउस। तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।